नमस्कार, आरएन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। किसी भी सरकार को चलाने के लिए शासन और प्रशासन की जरूरत होती है, यानी उनके हाथ में सरकार की बागडोर होती है। शासन की बागडोर नेता संभालते हैं और वहीं प्रशासन की बागडोर ब्यूरोक्रेट संभालते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सत्ता की हनक ऐसी होती है कि शासन तक पहुंचने की कोशिश भी अधिकारी करते हैं और इसमें कई सफल हुए, कई असफल हुए। बिहार की राजनीति में भी कई ऐसे अधिकारी हुए, चाहे वो आईएएस कैडर से हो, चाहे आईपीएस कैडर से हो। उन्होंने सेवा के बाद राजनीति में एंट्री ली, लेकिन कई तो सफल हुए, कई बुरी तरह से असफल हुए। यानी राजनीति की परीक्षा में आईएएस आईपीएस कुछ सफल भी हुए, कुछ असफल भी हुए। यह चर्चा इस समय शुरू हुई कि अभी हाल में ही 2 दिनों पहले तेज तर्रार आईपीएस शिवदीप लांडे ने सेवा छोड़कर अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाई, हिंद सेना। अब वो राजनीति में भी उतर आए। लेकिन चर्चा इसलिए शुरू हुई क्योंकि उससे पहले भी कई आईएएस आईपीएस राजनीति में आए हैं। यशवंत सिन्हा आए, आरके सिंह आए, आरसीपी सिंह आए, आईपीएस में डीपी ओझा आए, गुप्तेश्वर पांडे आए, अजय कुमार आए, अशोक गुप्ता आए, सुनील कुमार आए, शिवदीप लांडे अब एक नई कड़ी हैं। कितने सफल हुए, क्योंकि इसका पूरा एक विश्लेषण आज हम करेंगे। और आज हमारे साथ इस विश्लेषण में भाग ले रहे हैं बिहार के वरिष्ठ पत्रकार, जो बहुत दिनों से बिहार की राजनीति पर सूक्ष्मता से नजर बनाकर रखते हैं और पहली नजर उनकी होती है श्री दीपक कोचगवे जी। दीपक कोचगवे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दीपक जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, ये अभी शिवदीप लांडे ने अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है और हिंद सेना बनाने के बाद उन्होंने राजनीति में आने की इच्छा जाहिर की है। मैं बारी बारी से कुछ लीडर्स जो आईएएस आईपीएस होकर वो राजनीति में आए हैं उनके बारे में बात करूंगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि सक्सेस नहीं हुए हैं। गिनती चुन के ही कुछ लोग हुए हैं जिनको आप कह सकते हैं कि राजनीति के मैदान में वो सफल हुए। देखिए दीपक जी, बिहार में एक पुराना इतिहास है। बिहार जैसे राज्यों में नौकरशाहों के लिए सियासत की जमीन उर्वरक मानी जाती। कई नौकरशाहों ने राजनेताओं के साथ गठजोड़ कर फायदा उठाया और सत्ता के शिखर पर पहुंचे। आईएएस तो कुछ सफल हुए, आईपीएस मामूली आईपीएस को मामूली सफलता मिली। आपने देखा, आपने अभी बताया कि शिवदीप लांडे के बारे में, उन्होंने नई पार्टी, तो वो राजनेताओं के गठजोड़ से हटकर एक अपनी पार्टी बनाने की हिम्मत जुटाई। क्योंकि पार्टी बनाना एक हिम्मत का काम है और 240-43 सीटों पर लड़ना तो हिमालय पर्वत से ऊपर की बात है। मगर ऐसा हुआ, बड़ा पुराना इतिहास है। और आपने देखा होगा कि आईएएस अधिकारियों में यशवंत सिन्हा, मैं पहले यशवंत सिन्हा की बात करता हूँ। जी जी। यशवंत यशवंत सिन्हा कर्पूरी ठाकुर के प्रधान सचिव हुआ, कई जिलों के डीसी और डीएम रहे। मगर उन्होंने अगर सत्ता में आने की सोची, सत्ता में आए और चंद्रशेखर के मंत्रिमंडल में पहली बार वो वित्त केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री बने। फिर उनकी महत्वाकांक्षा आगे बढ़ी और बाद में वो अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में दूसरे सफल मान वो हुए आरके आरके सिंह भी बड़े बुजुर्ग थे, केंद्रीय कैबिनेट सेक्रेटरी थे, बड़े दबंग और बड़े ईमानदार अफसर माने जाते रहे हैं आरके सिंह ने आरा से चुनाव जीत लिया और वो 2 बार चुनाव जीत के केंद्र में बिजली ऊर्जा मंत्री बन गए। उसके बाद जब वो आ गए तो 2 लोग का हमने देखा और तीसरा आरसीपी, जो नीतीश कुमार के अधिकारी थे, बाद में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने पार्टी के और मंत्री बन गए थे। उसके अलावा कोई ऐसा नाम
दिखा नहीं आईएएस में, बहुत कोशिश हुई, बहुत लोग चाहे भूपेंद्र यादव हो, ये बहुत सारे लोगों ने कदम रखा, मगर वो सफलता नहीं मिली। मगर हाँ, सफल सिन्हा ने बार वो मंत्री थे। तो ये ब्यूरोक्रेट का जो ये था, आरके सिंह तो हार गए, राष्ट्रीय भारत से हार गए। तो ये ब्यूरोक्रेट कैसे जाते हैं? ब्यूरोक्रेट का जरूर गठजोड़ होता है किसी पार्टी से, चाहे यशवंत सिन्हा ने भाजपा का दामन थामा, कवि चंद्रशेखर के साथ आए, फिर ये आर के सिंह ने कांग्रेस के शासन में वो कैबिनेट सेक्रेटरी बने, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब उन्हें कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया, तो वो 2 बार मंत्री रहे। और आरसीपी को तो कुछ कहना ही नहीं, वो ये हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बना दिया पार्टी का, जेडीयू का। और उसके बाद जो हुआ तो आप लोग को पता है कि वो मंत्री बन गए केंद्र में, जिसके चलते फिर रिप दीपक जी, हुआ। कई कई सारे सवाल हैं, इसके बाद आईपीएस के में भी आऊंगा, लेकिन एक चीज आपने 3 नाम लिए, यशवंत सिन्हा, आरके सिंह और आरसीपी सिंह का, लेकिन आपने देखा और ये तीनों सक्सेस हुए हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमेशा से इस बात को लेके आलोचना भी इन तीनों ब्यूरोक्रेट से नेता हुए इन लोगों के बारे में कहा जाता है कि जो एक अधिकारी वाली जो छवि उनकी थी, वो जो दिमाग साइकोलॉजिकल ही था, वो उनके पॉलिटिकल एक्टिविटी पर साफ साफ दिखाई पड़ता था। जो एक नेता वाली एक्टिविटी थी वो शायद नहीं हो पाई। हाँ, बात सही है। जैसे आरके सिंह के बारे में आपको आरके सिंह मैंने यशवंत सिन्हा से मेरी बहुत मुलाकात है, मैं बहुत करीब से जानता हूँ, आरके सिंह को भी जानता हूँ। मगर आरके सिंह का जो मिजाज था, वो कैबिनेट सेक्रेटरी वाला था, जिसके चलते लोग वहाँ के लोकल पार्टी के लोग उनसे मिल नहीं पाते थे, ये आरोप लगता था उन पर। और यशवंत सिन्हा भी जिस तरह से उनका भाषण पार्लियामेंट में होता था, जिस तरह से रहते थे, मगर यशवंत सिन्हा के बारे में मैं कह सकता हूँ कि वो पार्टी वर्सेस के बीच रहने लगे थे, एक राजनेता की तरह। और जहाँ तक आरसीपी का मसला है, आरसीपी तो नीतीश कुमार के खास दोस्त थे। वो बाद में एकदम उनका वो रोग खत्म था, क्योंकि बहुत पहले से नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे, उस समय से उनके साथ थे, बाद में उनके पार्टी में आ गए। तो आर के सिंह के बारे में कह सकता है कि उनका वो रॉब जो था, जो ब्यूरोक्रेटिक मूव था, वो चेंज नहीं हो पाया था, और अभी भी नहीं हो पाया। जी, आईपीएस की जो लिस्ट है दीपक जी, उसमें कई नाम हैं। मैं एक अलग अलग नाम जो है वो पढ़ता जाऊंगा या फिर बताता जाऊंगा। आपसे जानना चाहूंगा कि आईपीएस कैडर से जो भी लोग पॉलिटिक्स में एंट्री किए, वो उतने सक्सेस नहीं हो पाए। अगर आप थोड़े देर के लिए मान लें सुनील कुमार को, तो उनको छोड़कर शायद कोई नहीं। डीपी ओझा जो डीजीपी थे और एक समय काफ़ी चर्चा थी उनकी, मोहम्मद शहाबुद्दीन से वो टकरा गए थे, तो डीपी ओझा भी जब राजनीति के मैदान पे आए तो वो कुछ कर नहीं पाए। देखिए, डीपी ओझा को जो मैं जानता हूँ, डीपी ओझा विजिलेंस के डीजी भी रहे, डीजी पुलिस भी रहे, मुलाकातें हमारी होती रही। डीजी वो ईमानदार छवि के नेता थे। फिर जब शहाबुद्दीन को उन्होंने दबोचा, और ये तो सीधा सीधी उस वक्त हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने 2 पेज निकाला था जब शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी हुई थी, इस तरह अखबारों में निकाला था। तो उसके बाद वो भी चुनाव में आए, तो हंसते पे चले गए, और ऐसा हाल कि जमानत भी जब्त हो गई, और डीपी ओझा का जो भी ये था, वो समाप्त हो गया, वो आगे नहीं बढ़ पाए। डीपी ओझा एक बड़े नाम थे, और एक ईमानदार छवि के आईपीएस अधिकारी, तो पता नहीं क्या मूड हो जाता है कि क्योंकि देखिए होता क्या है, साइकोलॉजी है। आप रोज अपने मुख्यमंत्री से मिलते हैं, अपने मंत्रियों से मिलते हैं, उनका रौब खौफ देखते हैं, तो मन में ये रास्ता हमारा उन लोगों का कनेक्शन हो जाता है। उन लोगों से वो लोग भी चाहते हैं कि ऐसे लोग आ जाए हमारी पार्टी में। तो उस चक्कर में आशीष रंजन सिन्हा का भी ऐसा ही कुछ हुआ। वो भी डीजीपी थे, उन्होंने भी राजनीति में वो आए, चुनाव लड़े, लेकिन उसके बाद से फिर कुछ नहीं हुआ। कौन? आशीष रंजन सिन्हा। देखिए, आशीष रंजन और रामेश्वर उरांव, तो जब बिहार पता नहीं था, और रामेश्वर उरांव उस समय बिहार कैडर के आईपीएस के बाद में वो
झारखंड चले गए तो उनका राजनीतिक सफर जारी रहा। बीबी राम का भी जारी रहा। बीबी राम भी बिहार के ही थे कैडर में, मगर झारखंड के बीबी हुए। रिटायर होने के बाद वो लगातार एमपी हैं। तो वहाँ ये दोनों हुई। आशीष रंजन सिन्हा जब बीजेपी हुए तो कभी लालू की तरफ गए, तो लालू की तरफ नहीं हुआ, तो बाद में वो बीजेपी गए और वो नालंदा बेल्ट पकड़ना चाहते थे, मगर वहां उनको सफलता भी नहीं मिली। वो चुपचाप बैठ गए और उनकी महत्वाकांक्षा वही खत्म हो गई। आज की आशीष रंजन हम लोग से मिलते थे, तो वो जब कोई भी आता था एज ए डीजी जब थे, कोई भी आता था तो उनसे वो हिंदी में नहीं बात करते थे, वो मगही भाषा में बात करते थे, ताकि हमारा मंच बना रहे। और हम लोग को पहले ही से लगता था कि रामेश्वर उरांव और ये दोनों के बीच जो दोस्ती थी वो बेहद जबरदस्त दोस्ती थी, और दोनों को का राजनीतिक सफर करने का मुख था। तो आशीष रंजन भी फेल हुई। सबसे चर्चित नाम रहा है इस पूरे में अधिकारियों का पॉलिटिक्स में आने का, वो गुप्तेश्वर पांडे का। गुप्तेश्वर पांडे आए, राजनीति में आए, फिर सेवा में वापस आए, फिर राजनीति में गए और अब मोहमाया छोड़ चुके हैं। देखिए, गुप्तेश्वर पांडे बड़े तेज तर्रार और गुप्तेश्वर पांडे जो है वो बेगूसराय में चर्चा में रहते थे और क्रिमिनल खौफ है। और एकाएक उनके मन में, क्योंकि वो बक्सर में पढ़े लिखे थे, बक्सर की स्कूल में, तो बक्सर को उन्होंने सुना था और जिस जात से वो आते थे वहाँ बक्सर में उनकी वफादारी थी। उन्होंने आनंद फानंद में लगा कि उन्हें बीजेपी टिकट दे देगी, आनंद फानंद में उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया और बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और उनकी रिटायरमेंट तो हो गया। मगर नीतीश कुमार ने बहुत मानवता का काम दिखाया और दिखाया कि एक व्यक्ति भटक जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो उन्होंने उन्हें फिर रिकॉल कर लिया और डीजी पुलिस बनाया। बक्सर उसके बाद डीजी पुलिस बिहार से जब हो गए, फिर उनका दामन दिमाग आने लगा कि हम चुनाव लड़ेंगे, हमको चुनाव लड़ना है। अंत में वो जेडीयू ज्वाइन किए। ये सोचते कि नीतीश कुमार तो हमको दे ही देंगे, वो सीट चली गई भाजपा को, संभवतः वो सीट चली गई बक्सर, और वो अंत में सत्संग करने लगे और बाबा हो गए। बहुत मुझे लगता है कि उनका जो कैरियर था राजनीति में आने का, देखिए के तिवारी ऐसे प्रोफेसर थे, वो लोग भी थे बक्सर से, मगर इनकी इच्छा थी कि वो बक्सर से चुनाव लड़े और बक्सर से एमपी बने, तो उनका सपना पूरा हुआ नहीं हुआ। वो बाहर पुलिस के भी कोई मीट में जाते थे तो उनको गैदरिंग में रहने की आदत थी। बड़े गुप्तेश्वर पांडे बड़े सेंटिमेंटल व्यक्ति है, बहुत भावुकता वाली बात करते हैं। जो भावुक होगा वो यही काम करेगा ना। अंत में इतने भावुक हुए कि आज गुप्तेश्वर पांडे पूरा चंदन टीका माला पहन के वो भजन कीर्तन में मगन हो गए। उनकी आईपीएस की इच्छा अधूरी रह गई। हाँ, जिसे कहते हैं कि उनका जीवन कोरा था, कोरा ही रह गया। एक और आईपीएस डीजीपी थे अशोक गुप्ता, वो भी पॉलिटिक्स में आए, लेकिन वो भी उससे बहुत ज़्यादा कुछ आगे नहीं बढ़ पाए। हालांकि अभी सुनील कुमार जितने भी आईपीएस के ये लिस्ट में है, अभी सुनील कुमार ही ठीक ठाक पोजीशन में है कि वो अभी बिहार सरकार में मंत्री भी है। दीपक जी, मैं एक बात बता, अशोक कुमार गुप्ता आरजेडी में वो कोर्ट के अध्यक्ष थे और उनकी चाहत है उनकी भी चुनाव लड़ने की। दानापुर के एरिया में बहुत काम करते हैं वो, ऑर्गेनाइजेशन का काम करते हैं। मगर एक नाम आप, दो नाम हम भूल रहे हैं। एक आपको याद होगा, ललित विजय सिंह थे आईपीएस, जो जी जी जी। बेगूसराय से चुनाव जीते थे और वो चंद्रशेखर की सरकार में राज्य मंत्री थे, तो उनको सफलता मिली थी। और दूसरा डीएन सहाय थे। हालांकि डीएन सहाय डीजी नहीं हुए थे, आईजी होने के बाद ही शायद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था और उन्हें जेडीयू की व्यवस्था दी थी। जेडीयू ने
राज्यसभा भेजा था और राज्यसभा के बाद उन्हें गवर्नर त्रिपुरा का गवर्नर बनाया था। तो अगर सफल मानिए तो ललित विजय सिंह और सुनील कुमार डीजी थे, मगर सुनील कुमार ने राज्य की पॉलिटिक्स करने का मन बनाया और नीतीश कुमार से काफी भरोसेमंद अधिकारी थे। वही भरोसेमंद होता है अधिकारी जो लंबे समय तक स्पेशल ब्रांच का भी डीजी होता है, स्पेशल ब्रांच भी उनके हाथ में होता है। तो वो सफल हुए और पूरे उनके भाई भी आपको याद होगा अनिल कुमार राज्यसभा के सांसद रहे आरजेडी। तो वो सफल हुए। आज बिहार में वो अबकारी मंत्री भी रहे और अभी शिक्षा मंत्री हैं। तो मैं मानता हूँ कि एक सफल आईपीएस अभी में दिखा जो कि चुनाव जीतकर वो एक तरह से ये हुए। और अजय कुमार एक बहुत तेज तर्रार अफसर थे और आईपीएस थे, पटना के सीनियर एसपी थे, बड़ा नाम कमाया था। बाद में वो टाटा ग्रुप ज्वाइन कर लिए और वो जमशेदपुर से बिहार काडर के आईपीएस थे। वो उनका काडर जमशेदपुर नहीं गया था और अंत में वो जमशेदपुर के सांसद हुए। तो कुछ को सफलता मिली, बहुतों को असफलता मिली। अब सवाल है, एक अमिताभ दास भी है, उन्होंने भी रिटायरमेंट किया, मगर वो सोशल काम करते हैं, चैनल वगैरह चलाते हैं वो और दूसरी बड़ा चीजें पॉलिटिकल अमिताभ। लेकिन अब शिवदीप लांडे ने जो पॉलिटिकल एंट्री ली है, आप इसको कैसे देखते हैं? कितना भविष्य उनका है एक अलग राह पे? क्योंकि इन तमाम जितने लोगों का जिक्र किया उन्होंने किसी न किसी वो पॉलिटिकल पार्टी से वो अटैच हुए। शिवदीप लांडे ने तो अपनी पार्टी बनाई है। देखिए, लांडे ने जो अपनी पार्टी बनाई है ये भी हिम्मत वाली बात है और उनका अकेला वो पार्टी बना रहे हैं और बिहार में चुनाव लड़ने की, हालांकि बहुत पॉपुलर अवसर है और उनके बारे में लोग कहता है कि सुपर टॉप है और अपराधियों को वो बकसते नहीं है और बहुत पॉपुलर है, सोशल काम भी करते हैं। मगर बिहार में इस तरह चुनाव लड़ना, देखिए प्रशांत किशोर जो इतने दिनों से लड़ रहे हैं, आज भी जमीन तलाश रहे हैं कि हम किस तरह से आगे बढ़े। तो अच्छे लोगों का पॉलिटिक्स में आना एक अच्छी बात है, चुनावी रणनीति में आना एक शुभ संकेत है, मगर उसको ओवरकम, उसको जनता कैसे एक्सेप्ट करेगी, किस तरह से एक्सेप्ट करेगी, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि बिहार लोकप्रियता शिवलिंग लांडे की या फिर तमाम जितने भी पहले अधिकारी हैं उनकी रही होगी, लेकिन आप भी इस बात को जानते हैं और समझते हैं कि बिहार में लोकप्रियता के आधार पर चुनाव लड़े या जीते नहीं जाते, जातिगत समीकरण सेट करने पड़ते हैं। तो जातीय समीकरण में तो अगर आज का जो जातीय गणना है उसके हिसाब से प्रशांत किशोर को भी तो वोट नहीं आना चाहिए। और लांडे जो है वो तो महाराष्ट्र के हैं, मगर हम महाराष्ट्र के होने के बाद यहाँ वो काफी पॉपुलर अफसर हैं और बड़े जाने जाते हैं। बीच में वो महाराष्ट्र चले गए थे, फिर आए। तो मुझे लगता है कि आजमा के देखना चाहिए उनको कि क्या होगा। मगर जो इतिहास रहा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है आईपीएस अफसर। और जितने भी आईपीएस अफसर मैंने देखे, कुछ को छोड़कर बहुत शानदार परफॉर्मेंस नहीं रहा। और सबसे बड़ा चीज ये मानना पड़ेगा कि कोई सवाल तो करेगा ना कि अगर इतना पार्टी आप बना रहे हो तो चुनाव लड़ने के लिए इतने जैसे प्रशांत किशोर पर ये सवाल उठता है, आरजेडी पर नहीं उठता, जनता दल यूनाइटेड पर नहीं उठता है। काफी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्हें चंदा भी मिल जाता है और चुनाव लड़ने की अवकाश भी आ जाती है। कांग्रेस है, बीजेपी है, मगर इस तरह की पार्टियों को पैसा कैसे मिलेगा, पैसा कौन देगा, ये सवाल खड़ा होगा। और ये सवाल वाजिब भी है कि आप बताइए आप पैसा कैसे लाएंगे और कैसे काम करेंगे। बहुत सारे अभी सवाल हैं दीपक जी, और अभी जिस तरह से पहले के अधिकारी और खास करके आईपीएस कैडर के जितने भी अधिकारी थे, उन अधिकारियों का ट्रैक, पॉलिटिकल ट्रैक जो है वो बहुत अच्छा नहीं रहा। तो ऐसे में अब इंतजार करना पड़ेगा कि शिवदीप लांडे ने अपनी पार्टी बनाई है तो वो उस पार्टी को कहां तक खड़ा कर पाते हैं। और बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले दिनों में क्लियर होगा। फिलहाल इस चर्चा में भाग ली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।